Moment of inertia of pulley is I. Find angular acceleration and tension in the thread or string. ठीक है, सो एंगुलर एक्सलेशन अल्फा हम लोगों को निकालना है इस अरेंजमेंट में और टेंशन इन द थ्रेड निकालना है. दिस मास इज m1, दिस मास इज m2 एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इज I. इनर रेडियस ऑफ द पुली इज r2 एंड द आउटर रेडियस इज r1. ठीक है, सो पुली किस तरह का, ध्यान दीजिएगा, पुली कुछ इस तरह का है. ठीक है, जिसमें ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये भी आपका पुली जैसा ही अरेंजमेंट है. ठीक है, सो इसका जो रेडियस है ये r2 है और ये बाहर वाला जो रेडियस है दिस इज इसका रेडियस ये जो है r2 है एंड बाहर वाला जो रेडियस है ये r1 है. ठीक है, ये सरकमफेरेंस लार्जर साइज का है, ये स्मॉलर है. ठीक है, सो थ्रेड इसके ऊपर भी है, जो इनर वाला देख रहे हैं इसके ऊपर भी वाउंड किया हुआ है इस तरह से, और जो बाहर वाला देख रहे हैं इसके ऊपर भी है. ठीक है, सो ये बाहर वाला थ्रेड है जो इस सरकमफेरेंस के ऊपर वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, और इस इनर वाले के ऊपर में थ्रेड जो लपेटा हुआ है वो ये वाला पोर्शन है. ठीक है, सो ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है. सो सबसे पहले देखिए ये थ्रेड और ये थ्रेड दोनों ही अलग है. सो थ्रेड अगर अलग है तो टेंशन भी अलग होगा. सो मान लीजिए इसमें टेंशन T है, T1. ठीक है, इसमें टेंशन T2 मान लीजिए. ठीक है, ओके, देन इसका वेट नीचे की तरफ क्या होगा, m1g हो जाएगा, इसका वेट नीचे की तरफ m2g हो जाएगा. मान लीजिए एंगुलर एक्सलेशन इसका अल्फा है, हम मान के चल रहे हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2. याद रखिए, अगर इसका ज़्यादा होगा सो टॉर्क इसका ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर ये वेट ज़्यादा होगा सो टॉर्क इसका ज़्यादा होगा. जैसे बैलेंस कंडीशन, जस्ट बैलेंस कंडीशन अगर लेंगे, मीन्स रोटेशन अल्फा इसका 0 है, सो उस केस में T1 का वैल्यू m1g के बराबर होना चाहिए और T2 का वैल्यू m2g के बराबर होना चाहिए. ठीक है, सो डैट मीन्स अगर m1 का वैल्यू m2 से ज़्यादा है सो m1g क्या होगा, इसका वेट जो होगा ग्रेटर देन m2 का वेट से ज़्यादा होगा m1 का वेट. ठीक है, m1g इज ग्रेटर देन m2g. ठीक है, सो जिसके कारण इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस तरफ अनवाउंड होने का होगा. ठीक है, इस तरह से रोटेशन होने का होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर ये वेट ज़्यादा होगा सो ये इस तरफ रोटेट करेगा. सो अभी हम लोगों ने माना है m1 ग्रेटर देन m2, सो अल्फा को हम लोग इस डायरेक्शन में ले लिए हैं. ठीक है, सो अब देखिए इक्वेशन हम लोगों को लिखना है. सो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे. सो इसका रोटेशन इस तरह का है. सो अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये मास क्या होगा, नीचे आएगा, दिस विल गो डाउन. सो इसका एक्सलेशन मान लेते हैं a1. सो ये मास क्या होगा, अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा सो ये मास ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक्सलेशन a2 मान लीजिए. ठीक है, सो इक्वेशन लिखिए इसका, m1g नीचे की तरफ जा रहा है माइनस T1 इक्वल टू m1 a1, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो T2 माइनस m2g इक्वल टू m2 a2. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे हम लोग, सो थर्ड इक्वेशन हम लोग लाएंगे टॉर्क से. ठीक है, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन में है ना, अल्फा इसका लिए हम लोग. सो अगर ये रोटेशन में है सो डैट मीन्स हमने एंटी क्लॉकवाइज माना है. सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोगों ने माना है. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, देखिए T1 है इधर फोर्स, इस पुली पर क्या हो रहा है, देखिए इस पुली पर इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. देखिए इस पुली पर यहाँ पर T1 इस डायरेक्शन में है. सो इसका सेंटर से इसका जो r वेक्टर होगा टाउ इक्वल टू r क्रॉस f, यही ना होता है. ठीक है, सो ये इस डायरेक्शन में है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो सिंपल टाउ क्या हो जाएगा, इट इज RF, टाउ इक्वल टू RF साइन 90 डिग्री, क्योंकि r और f के बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो ये डायरेक्टली RF हो गया. सो सिंपल फोर्स इनटू इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेना है, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो r क्रॉस f. सो देखिए r वेक्टर ये है, f वेक्टर ये है, सो r क्रॉस f क्या हो गया, ये वाला हो गया ना. ठीक है, सिमिलरली जो इनर टेंशन है T2, ठीक है, इस पर वेक्टर किस डायरेक्शन में है, r वेक्टर देखिए ये इस डायरेक्शन में है. ठीक है, सो इसका r क्रॉस f क्या है, क्लॉकवाइज है. हमने बताया ऐसा रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मीन्स ये टॉर्क इससे ज़्यादा होना चाहिए. दिस टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन दिस टॉर्क. डैट मीन्स ये टॉर्क का जो वैल्यू होगा, T1 करिए इसको, सो इस टॉर्क का जो वैल्यू होगा T1 इंटू R1, है ना, आउटर रेडियस R1 है ना. सो ये डिस्टेंस R1 हो गया, ये वाला R1 हो गया. ठीक है, सो T1 इंटू R1 माइनस
ठीक है, T2 इंटू R2, ठीक है, कहीं कहीं दिया रहेगा इनर R आउटर 2R, तो यहाँ पर क्या करिएगा 2R और यहाँ पर R पुट करिएगा, ठीक है, बट जनरल इक्वेशन बना रहे हैं R1 R2 मान के, सो इक्वल टू I इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब A1 A2 के लिए क्या करेंगे, सो देखिए इस पॉइंट का एक्सलेशन देखिए, इस पॉइंट का ये जितना नीचे की तरफ जाएगा, ये पॉइंट जितना नीचे की तरफ जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग जितना अनवाउंड होगा उतना ही ये मास नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो इसका एक्सलेशन, अगर इस पॉइंट का एक्सलेशन नीचे की तरफ देखिए, A1 माने हैं हम लोग, ठीक है, सो A1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू R1 होना चाहिए, सो A1 शुड बी इक्वल टू, इसको A1 माने हैं ना, ठीक है, A1 इक्वल टू अल्फा R1, ये हो जाना चाहिए। सिमिलरली इस पॉइंट का एक्सलेशन ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये मास, सो दैट इज A2, ठीक है, और A2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू R1, ठीक है, सो A2 इक्वल टू अल्फा इंटू, सॉरी R1 नहीं, ये इनर रेडियस R2 है, सो अल्फा इंटू R2, ठीक है। सो ये एक्सलेशन का रिलेशन आपके पास आ जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 जो होगा डैट इज अल्फा R1, ठीक है, एंड A2 इक्वल टू अल्फा R2, ठीक है, फिफ्थ। बस इन सारे इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, जो भी वैल्यू अननोन होगा ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये A1 इक्वल टू अल्फा R1 है, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, A2 इक्वल टू अल्फा R2 इसमें पुट कर दीजिए, सो 1 2 3 इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है, जो भी आंसर निकालना है आपका निकल जाएगा, जो भी अननोन वैल्यू है निकल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।